अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन कौन आया हुआ है आज भाई? मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये स्क्रीन शेयर आ रही है आपके पास? तो ज़रा माइक ऑन करके अपना बता सकते हैं? सर नहीं आ रही। नहीं आ रही, ठीक है। अब आ गई होगी। जी सर। अच्छा जी, हमने टॉपिक शुरू किया था कल, कौन सा? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर मैंने आपसे कहा था कि कुछ सवालात में सॉल्व करने से पहले हमें 100% श्योर होना चाहिए कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट ऐसे हैं जो डेबिट में क्रेडिट में पोस्ट किए जाएंगे, उनका मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, ये 100% आपको क्लियर होना चाहिए जब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। और इसी तरीके से परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी आपको पता होना चाहिए। तो वो तो जो जितने नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने बात की थी कि ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो लेवल में आपने फिर भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद, क्योंकि ये अब ए लेवल में आप काम कर रहे हैं तो इसके अंदर थोड़े से कुछ मामला ऐसे होंगे जिसको आपको खुद डील करना भी आना चाहिए। ठीक है भाई, मैं एक सवाल निकाल रहा हूँ आपके लिए, अल्लाह करे कि वो मिल जाए। तो यहाँ पर
देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन दिया होगा 2016 वेरिएंट 22 क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में। अब मुझे नहीं पता क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में क्या होगा, मैं ईयर वाइज बता रहा हूँ, टॉपिक वाइज बता रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सकें। वो सवाल मैं सॉल्व कराना चाह रहा हूँ दरअसल, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का सवाल सिर्फ सेल्स लेजर बनाया जाता है, मतलब कभी कभार उसको वो भी करना होता है, एडजस्ट भी करना होता है। उसके लिए बुक है आपके पास? नहीं, सवाल कौन सा लिखें? सर क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? हाँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है स्पेसिमेन। देखिए, इसमें पहले बात तो थ्योरेटिकल पूछा है कि कोई एक एडवांटेज बता दीजिए जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने के लिए होता है। तो पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि कंट्रोल अकाउंट से एक तो टाइम सेव होता है, एरर लेस, जो एरर मतलब एरर जो है वो आप पकड़ सकते हैं, कोई गलती है तो उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन हो जाती है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं आपके ना। तो सारे कस्टमर्स को समराइज़ कर लेते हैं, आप एक अकाउंट बना लेते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। तो एडवांटेज अब वो कहता है अगले सवाल में, मिल गया सवाल आपको सबको? जी सर, मिल गया। तो रिक्वायरमेंट ई में वो कहता है आपसे, मैं सवाल पढ़ लेता हूँ पहले। एडिशनल इंफॉर्मेशन एट 31 जनवरी 2015 the balance on the sales ledger control account was 64,850. After investigation the following errors were discovered. तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको इस कुछ एरर्स के बारे में नुहा हो जाए कि आपने जब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया तो उसका जो नॉर्मल बैलेंस आता है वो आया 64,850। तो कहता है कि ये बैलेंस जो है उसमें कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को आप रेक्टिफाई करें और बताइए कि अब ये बैलेंस जो है वो सही क्या होगा। तो उन गलतियों को पकड़ने के लिए आपको अमेंडेड, जिसे कहते हैं ना अमेंडेड कैश बुक बनाते थे, इस तरह वो कहता है कि आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट दोबारा बनाइए। अच्छा, मेरे पास स्टूडेंट कौन कौन है, मैं उसी हिसाब से लेक्चर भी ज़रा दूँ। वॉइस में बहुत शोर आ रहा है बीबी। अच्छा यार, मैंने ये किसी के रजिस्टर के ऊपर ना 9 नाम लिखे थे, अब ये पता नहीं अनंता थी या कौन था, वो जो आप लोगों के नाम लिखे थे मैंने सारे, वो मुझे नाम नहीं मिल रहे हैं। मुझे सारी ब्रांच को देखिए, आज वो टाइमिंग आप लोगों की सेट करनी है, तो वरना वो दोबारा लिखना पड़ेंगे मुझे। सर वो मैं था। तो तुम अपने घर ले जाओगे वो नाम? जी जी। मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा अभी। ओके सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, रिवाइज्ड कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, रिवाइज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपको सबसे पहले तो जो बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है 64,850। अच्छा यार, ये सुन लो, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा परेशान ना हो, ये थोड़ा सा जरा वो है सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल है जिसमें बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। मुझे उसूलन तो ये एक सवाल कराना चाहिए था सीधा सीधा सेल्स लेजर बनाने वाला, लेकिन ये सवाल सामने आ गया तो जहन बन जाएगा। मैं अभी दूसरा सवाल कराऊंगा तो आसान होगा वो।
तो ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि आपके पास पहले से जो बैलेंस था ब्रॉट डाउन, हमेशा डेबिट होता है, वो 64,850 था, जो कि वो कह रहा है कि वो गलतियाँ इसमें हुई थी। अब आप वो गलतियाँ डिस्कवर करी हैं हमने, अब आप इन गलतियों को रेक्टिफाई करके बताइए कि सही जो है वो अमाउंट क्या होगा। सुन लें कि ये जो आपको 6 के 6 पॉइंट दिए हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सारे पॉइंट जो है वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आए। कुछ पॉइंट उसको आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकता है, जो उसका ताल्लुक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से नहीं होना चाहिए, वो आपको देगा। तो आपको समझना है कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब क्या होता है। मैं ज़रा गौर से सुन लें मेरी बात, ये जुमला सुनिएगा मेरा। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में अमेंडमेंट उस वक्त होती है जब आपने टोटल में कहीं गलती की हो, ओवरऑल कहीं इंडिविजुअल अगर कहीं कहता है कि इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में पोस्टिंग गलत कर दी, तो उसका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 1, द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक हैड बीन ओवर स्टेटेड बाय 200। तो टोटल का मतलब है कि टोटल डिस्काउंट अलाउड का मतलब है कि आपने डिस्काउंट अलाउड जो है वो रिकॉर्ड कर लिया 200 से ज़्यादा, यानी कि 200 का अमाउंट ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। तो जाहिर बात है सेल्स लेजर में भी वो 200 ज़्यादा रिकॉर्ड हो गए होंगे। तो अब आप मुझे बताइए, नॉर्मली कल मैंने जब फॉर्मेट कराया था तो उसमें क्या था, डिस्काउंट अलाउड, सॉरी, तो उसमें डिस्काउंट अलाउड मैंने क्रेडिट साइड पर लिखवाया था यहाँ पर, लेकिन वो कह रहा है कि डिस्काउंट अलाउड ज़्यादा हो गया। तो जब ज़्यादा क्रेडिट साइड पर हो गया है तो इसको हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आता है समझ में? हम इस डेबिट साइड पे लिख डिस्काउंट देंगे। अलाउड को डेबिट साइड पर लिखेंगे, तो इस तरह ये रेक्टिफाई हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड नॉर्मली क्रेडिट में आता है, जब आपने क्रेडिट में एक्सेस अमाउंट लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, तो उसको उसके अगेंस्ट साइड पर रिकॉर्ड करने से वो चीज़ सही हो जाएगी। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। मैं यहाँ लिखता हूँ पॉइंट नंबर 1 ताकि आपको भी समझ में आ जाए। पॉइंट नंबर 2, अ रिसिप्ट्स ऑफ $800 फ्रॉम सिरी। आपको $800 एक कस्टमर सिरी से मिले, क्या मिले, $800 had been treated as a refund from Sally, SALLY, supplier। आपको आपने लिख दिया कि आपको सैली सप्लायर से पैसे मिले हैं। तो अब ये क्या हुआ, इसका इसका इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, तो कंट्रोल अकाउंट के अंदर आपने एक कस्टमर है श्री, उससे आपको पैसे मिले थे, रिसीट्स हुई थी, जो कह रहा है जो रिसीट्स हुई थी उसमें कस्टमर श्री से भी पैसे मिले थे 800 के, वो आपने ट्रीट कर लिया उसको रिफंड फ्रॉम सैली अ सप्लायर। तो अब क्या करेंगे, उसको तो बताएगा मुझे बगैर मार्किंग स्कीम देखे हुए। नहीं समझ में आया? ये वो कह रहा है कि आपने जो श्री जो जवाब दे रहा है, अच्छा देखो बिल्कुल सही है, अब्दुल राफी ने 100% सही जवाब दिया है। क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, अब्दुल राफी बिल्कुल सही बोला है, शाबाश। क्रेडिट साइड पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि जाहिर बात है जब आपको पैसे मिल जाते हैं तो आपका कस्टमर का अकाउंट डिक्रीज हो जाता है। लेकिन वो कह रहा है कि जो पैसे मिले ना, दरअसल ये रिफंड करना थे आपको सैली को। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रा सेट ऑफ वाली कहानी हो गई। यानी कि ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ है, जो श्री से आपने पैसे लेना थे वो आपने जो है वो आगे आपने देना थे। तो इसी तरीके से आपका सप्लायर जो था वही था। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि रिसीट ऑफ 800 फ्रॉम सिरी, कस्टमर से मिल गए, हैड बीन ट्रीटेड एज अ रिफंड फ्रॉम सैली अ सप्लायर। तो सप्लायर को तो आपने रिफंड मिले, जो इसमें लिखा हुआ है कि एक सप्लायर जो था उससे रिफंड लेना थे। तो सप्लायर कौन होता है, जिसको आप एडवांस कभी कभार पैसे दे देते हैं, कभी कभार जैसे सप्लायर को तो आपने पैसे देना होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी सप्लायर को आपने 1000 देना थे, आपने उसको 1800 एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो अब उस सप्लायर से आपको रिफंड करना थे 800। वो सप्लायर के 800 रिफंड होने के बजाय आपने उसको श्री के अकाउंट के अगेंस्ट में रिकॉर्ड कर लिए। तो श्री के अकाउंट को भी आप ख़त्म करेंगे और सप्लायर के अकाउंट को भी ख़त्म करेंगे। इसका मतलब है कि आपने वो 800 रिकॉर्ड ही नहीं किए थे जो कि
यहाँ पर रिकॉर्ड करने चाहिए थे। तो आपको क्या होगा, कॉन्ट्रा सेट ऑफ, कॉन्ट्रा सेट ऑफ हो जाएगा वो 800 से, क्योंकि वो श्री के पैसे आपके पास आ गए हैं जो कि किसके अगेंस्ट में आए हैं, सप्लायर सैली के अगेंस्ट में, जो आपके पास पैसे आना थे। तो सप्लायर का अकाउंट खत्म हो गया, ये परचेज लेजर कंट्रोल सर इसको अकाउंट आप में भी टी अकाउंट में करके दिखा सकते हैं, कॉन्ट्रा सेट ऑफ को टी अकाउंट में। ये अकाउंट कॉन्ट्रा सेट ऑफ का नहीं होता बेटा, ये इस तरह होता है। आपका एक कस्टमर है, ठीक है, आपके सप्लायर भी है, ये ट्रेड रिसीवेबल कह देते हैं, इसको ट्रेड पेबल कह देते हैं। सही अब्दुल्ला। अब आपको किसी से पैसे लेना थे 800 बैलेंस, और किसी को पैसे देना थे 800 बैलेंस। अब जब आपने उससे पैसे लिए बगैर, जब आपने उसको पैसे देना थे, तो आप क्या कहेंगे, यार ठीक है यार, तो मेरी लायबिलिटी को पे कर दो, मैं तुम्हारे रिसीवेबल को ख़त्म कर देता हूँ, ये मिस्टर ए हैं दोनों। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी कि ट्रेड पेबल, और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, ट्रेड रिसीवेबल। इस तरह ये दोनों अकाउंट क्लोज होता है। कैश नहीं आया, कैश नहीं आया, दोनों अकाउंट क्लोज हो गए, ये क्लोज हो गया। तो जब आपका कोई कस्टमर और सप्लायर को आपने पैसे देना हो, तो उसके अगेंस्ट में ये पेमेंट आप करते हैं, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रा सेट ऑफ। आ गई समझ में या नहीं आई? या समझ गया सर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या, इसमें यूसुफ असलम आया हुआ है? जी सर। ठीक है, समझ में आ गया तुम्हारे? जी जी सर, आगे। और कौन है, अब्दुल्ला, मसूद, अहमद, मुनीर, साद सलाम, और कौन है भाई? अनुषा को तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, डेबिट क्रेडिट समझ में आ रहा होगा बस। साद सलाम तुम्हें आया समझ में? जी सर, ये कल का रिवीजन हो रहा है तो मुझे समझ आ गया। हेलो, दोबारा बोलो साद। मैंने बोला ये मेरी तो रिवीजन है, मैंने पहले भी किया हुआ है, मुझे समझ आ रही है। ओके, अच्छा, और वो कहाँ है अपना हसनैन? नहीं है ना? बैठा हुआ है इधर ही। हसनैन कहाँ है? आया हुआ है हसनैन? सर वो था लेकिन वो चला गया। तो कहाँ हो? चला गया मतलब आया था यहाँ पर, ग्रुप में आया था वो? जी सर, जी वो आया था, था। आया था, मैं मैसेज किया चलो था। फिर लाइट वाइट चली गई बेशक। अच्छा, नंबर 3, द टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल। जब सेल्स जर्नल की बात आए, टोटल कुछ मतलब है टोटल ऑफ सेल्स, टोटल ऑफ सेल्स, द टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल फॉर जनवरी हैड बीन अंडरकास्ट फॉर $500। ये तो बहुत आसान है कि आपने टोटल सेल्स जो है वो कम रिकॉर्ड कर ली। सेल्स जो रिकॉर्ड करते हैं वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स जो रिकॉर्ड करते हैं वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने कम रिकॉर्ड कर दी तो एक दफ़ा और डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लें, अगर ओवर स्टेटेड होता तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेते। ये तो बहुत आसान सी बात थी, अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लें आप मुझसे। ये था पॉइंट नंबर 2। ये है पॉइंट नंबर 3। यहाँ आ जाएगी सेल्स, कितना अमाउंट है सेल्स का? सेल्स 500। समझ में आ गया ना? सेल्स अंडर कास्ट थी, सेल दोबारा रिकॉर्ड कर लें और मजीद जब डेबिट करेंगे तो और मजीद इंक्रीज हो जाएगी सेल्स। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिएगा मुझसे। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके बाद है पॉइंट 4, एन इनवॉइस फॉर $950 टू ब्रेनी had been entered in the sales journal 590। देखो इनवॉइस कितने की थी जो आपने भेजी, 950 की,
जब इसका मतलब क्या हुआ, आपने सेल की थी 950, है ना, डिफरेंस निकाल लेना जरा कितना आ रहा है। आपने सेल की थी ब्रेनी को, उसको इनवॉइस भेजी थी कि भाई आपको हमने इतने की चीज़ बेची है, इनवॉइस कितने की थी 950, सेंड टू ब्रेनी, हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स जर्नल। लेकिन आपने सेल में जो रिकॉर्ड किया वो 590 रिकॉर्ड किया, दोबारा सेल को कम रिकॉर्ड कर लिया। कितना कम रिकॉर्ड कर लिया, 950। असल में आपने ब्रेनी को 950 की चीज़ बेची थी, आपने रिकॉर्ड कर लिया 590। कितना कम रिकॉर्ड किया, 360। तो जब कम रिकॉर्ड किया तो दोबारा डेबिट कर लेंगे उसको। कोई मुश्किल बात है ये बता दो। सेल्स आपने दोबारा रिकॉर्ड करनी है, बेशक आप ब्रैकेट में यहाँ लिख दो 950 माइनस 5, तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 4। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकते हैं आप मुझसे। ओके है। पॉइंट 5, गुड्स with a selling price of $760, goods with a selling price of $760 had been invoiced to Jenny। आपने जो है वो जेनी को इनवॉइस बनाकर भेजी। The goods were sent on a sales or return, अंडरलाइन कर लेना, सेल्स और रिटर्न बेसिस के बारे में बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता दूंगा मैं। Jenny had not indicated whether or not she intended to buy them। बात समझ में आई? वो कह रहा है कि आपने जो चीज़ बेची है अपनी कस्टमर को, क्या नाम था, जेनी को, तो आपने उसको इस शर्त पर बेची थी कि भाई अपनी शॉप पर रख लें आप, जब ये बिक जाएगी तो हमें पैसे दे दीजिएगा। तो हम इसको सेल्स और रिटर्न बेसिस पर आपको दे रहे हैं। तो सेल्स और रिटर्न बेसिस पर उसने जो है द गुड्स वर सेंट ऑन अ सेल्स और रिटर्न बेसिस, जेनी हैड नॉट इंडिकेटेड, लेकिन वो कोई इंडिकेशन नहीं दे रही कि उसने आपसे वो चीज़ खरीद ली है या नहीं खरीदी है, तो उसको हम नहीं खरीदी हुई को तसव्वुर करते हैं। तो ये सेल्स नहीं हुई हमारी, ये सेल नहीं हुई हमारी। तो जब सेल नहीं हुई तो सेल को कम करना पड़ेगा। सेल को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये तो समझ में आती है, तो बहुत आसान सी बात थी, लेकिन अगर बात समझ में आ जाए तो आसान लगती है भाई। मैं पहले लिख देता हूँ सर सेल और रिटर्न बेसिस बता दें। हाँ, एक मिनट। अच्छा बेटा, सुनो अब्दुल्ला मसूद, आपको रख के बता रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बेची 760 की, लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि अब्दुल्ला आपको ये चीज़ मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन जब आप सहूलत हो पैसे दे दीजिएगा, वरना मुझे वापस कर दीजिएगा अगर ना बिके। जैसे शॉप पर नहीं रखते हम पब्लिसिटी के लिए, कुछ रख देते हैं यार, जब बिक जाएगी तो पैसे दे देना। तो मैंने आपको 760 की सेल कर दी और अपने पास उसको सेल में रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई मुझे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि आपने ये चीज़ मुझसे ख़रीदी या नहीं ख़रीदी, तो वो मेरी सेल तो नहीं हुई ना। तो सेल्स और रिटर्न बेसिस का मतलब होता है कि वो जब तक कंफर्म सेल नहीं होगी, जब तक वो आपका कस्टमर आपको कंफर्म ना कर दे, तो उसको उसूलन आपको इन्वेंट्री अकाउंट में अपने गुड्स को रखना चाहिए और सेल में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो वो आपने सेल में रिकॉर्ड की हुई थी गलती से, तो जब आपको कंफर्म हो गया कि इसने नहीं मुझसे ख़रीदी, तो वो आपकी सेल भी नहीं हुई, तो अब आप सेल को उसके अगेंस्ट में लेके चले जाएंगे, यानी कि आप कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और सेल्स को डेबिट कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे कि भाई कस्टमर से पैसे नहीं लेना है क्योंकि सेल भी नहीं हुई। पहले आपने उसकी एंट्री की होगी जेनी डेबिट और सेल्स क्रेडिट, अब आप वापस कर देंगे, जेनी क्रेडिट कर देंगे और सेल्स को डेबिट कर देंगे। अब समझ में आ गई बात? सर एक आखिरी बात, इसको प्रोविजन में नहीं लिख सकते थे? नो, प्रोविजन में क्यों लिखेंगे, तो डाउटफुल हो जाएगा ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो पैसे डूब गए, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने जब उससे पहले ही कमिटमेंट कर ली थी कि जो चीज़ हम आपके पास रख के जा रहे हैं हम ये वापस ले लेंगे, हमारी गलती है ना, हमने उसको सेल क्यों रिकॉर्ड किया? आगे समझ बात? यस सर। सेल्स आपकी रिटर्न हो गई ना? नहीं, हाँ सेल्स रिटर्न हो गई, लेकिन इसको हम ये कहेंगे कि सेल्स हुई नहीं थी। सेल्स रिटर्न तो जब होती है ना, कोई डिफेक्टिव चीज़ हो वापस कर दे वो,
वो सेल हुई नहीं थी, हमने सेल में रिकॉर्ड कर लिया था जैनी को चीज देकर, हमने इस शर्त पर चीज दी थी कि जब ये जैनी हमसे चीज आगे बेच देगी या मुतमईन हो जाएगी तो जैनी हमें पैसे दे देगी या कंफर्म हो जाएगा सेल। जैनी ने कंफर्म ही नहीं किया एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमने जो सेल एक्सेस हमारी शो कर रही थी हम उसको डिक्रीज करेंगे ना, क्योंकि जैनी से तो पैसे लेना नहीं है हमें। तो सेल्स और रिटर्न जो है वो अगर कंफर्म हो जाए तो सेल होती है, कंफर्म ना हो तो सेल वापस हो जाती है। आगे समझ में? जी सर। Point 6, an invoice for $280, an invoice for $280, नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ आगे? An invoice for $280 sent to Ken had been correctly entered in the sales journal. आपने सेल्स जर्नल में करेक्टली एंटर कर दिया 280, बट हैड बीन एंटर्ड इन कैन्स अकाउंट 208। इस जुमले को अंडरलाइन कर दो, वर्डिंग को यहाँ से, बट हैड बीन एंटर्ड इन कैन्स अकाउंट 208 अंडरलाइन कर दो पहले, और जहाँ कैन्स अकाउंट लिखा है उसके नीचे जो अंडरलाइन किया है वहां पर लिखो सेल्स लेजर। सिर्फ लिखोगे क्या? सेल्स लेजर। अब कोई मुझे मतलब बताएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर ये उसके अपने अकाउंट में हुई है, हम तो वो समराइज अकाउंट बनाए तो हो सकता है ना। अभी मैंने शुरू में जब लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि ये कंबाइंड अकाउंट हो रहा है, उसमें गलती अगर सेल्स जर्नल में की होती तो हम बिल्कुल लिखते, लेकिन उसने गलती इंडिविजुअल कैंस के अकाउंट में की है। कैंस के अकाउंट में मिसाल के तौर पर कैंस का अकाउंट अगर बनेगा तो कैंस के अकाउंट में ये चीज़ रेक्टिफाई होगी, लेकिन कंट्रोल अकाउंट में ये रेक्टिफाई नहीं होगी। तो उसमें आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ये चीज़ अब यहाँ नहीं आएगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसको क्या करेंगे? बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे और इस तरह ये 7 मार्क्स का आपका काम खत्म हो जाएगा। इस 7 मार्क्स के और एक एडवांटेज 8 नंबर का सवाल था ये। अगर इसको बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करो यार, कैलकुलेटर आपके पास होगा तो नहीं अभी। पहले डेबिट का टोटल करो। सर डेबिट का है 65910। माइनस करो उसमें से 80760। $64,350। ये आपका करेक्टेड बैलेंस हो गया। इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगेंगे और ये सवाल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी अब आपको करने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये वाला पेपर अगर है तो आप वरना आप वहाँ से निकाल लीजिएगा, जो आज के लेक्चर से मैच करता है, कि आप रॉफ एप्लीकेशन से निकाल लीजिएगा। सवाल लिख रहा हूँ होमवर्क के तौर पर, जो आज के लेक्चर से मिलता है, उम्मीद आप कर लेंगे। मई 2014 वेरिएंट 21 रिक्वायरमेंट ए एंड डी। शैन लिमिटेड। ये आपको ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी। तो सर रिकंसिलेशन कल करेंगे? रिकंसिलेशन फिजिकल क्लास में कराऊंगा यार। हाँ कल फिजिकल है ना? जी जी। रिकंसिलेशन
अच्छा जी, अब लेक्चर है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का नए स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जरा सुनिएगा, कल मैंने नहीं दिया था ना, ताकि लेक्चर कंप्लीट हो जाए। ये ग्रुप के पर अब्दुल्ला ने क्या भेजा है? टाइम टेबल है? चलिए। हाँ जी, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आपकी जाएंगी? परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन और कंबाइंड अकाउंट ऑफ ऑल सप्लायर्स अकाउंट। तो जब सप्लायर अकाउंट की कम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसमें भी ऐसा ही है कि अगर आपको दो बैलेंसेस दिए हों, दो बैलेंस ब्रॉड डाउन दिए हों, तो जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो जो नॉर्मल बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉड डाउन जो मेजर अमाउंट है इसमें क्रेडिट साइड पर आएगा, और जो माइनर अमाउंट है बैलेंस ब्रॉड डाउन अगर है, या अगर एक ही बैलेंस दिया तो क्रेडिट में आएगा, दो बैलेंस हैं तो एक क्रेडिट में आएगा और एक डेबिट में आएगा, वो माइनर अमाउंट होगा। इसका मतलब होगा कि हमें पैसे लेना है अपने सप्लायर से, एक्स्ट्रा दे दिए हमने, तो ये जो अमाउंट है ये एसेट्स नेचर में चला जाएगा और ये होती ही लायबिलिटी है हमारी। तो ये नेचर पता होना चाहिए कि लायबिलिटी की नेचर हो। ये आपको दो अमाउंट अगर दिए हों तो इस तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब आप ये याद रखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड करनी है। तो याद रखें क्रेडिट परचेज, हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। डिस्काउंट रिसीव, परचेज, रिटर्न, जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, पेमेंट टू सप्लायर बैंक के नाम से डेबिट में आएगी। ओवर चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू पेमेंट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू सप्लायर यहाँ आएगा। तो आपने बस ये परचेज और तो कुछ नहीं रह गया, तो याद दिला दो मुझे भाई। और उसके बाद आप इसके सर इस पे रिफंड नहीं आएगा? हाँ हाँ, रिफंड भी आ सकता है। तो जो रिफंड आएगा उस रिफंड के अंदर देखें कि आपके रिसीवेबल का भी कम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रिफंड। रिसीव हो जाएगा।
बैंक डेबिट हो जाएगा और आपका सप्लायर का अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वो बोलता है कि आपका डेबिट बैलेंस ऑफ सप्लायर अकाउंट, तो हम उसको क्रेडिट में लिख के फिर डेबिट में ले आएंगे। ये नोट डाउन करा करो जो मैं लिखता हूँ। तो ओवर पेमेंट पेड टू सप्लायर का मतलब होता है डेबिट बैलेंस ऑफ सप्लायर्स अकाउंट। तो सप्लायर अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब होगा कि हमने इससे उल्टा पैसे लेना है, तो वो रिफंड हो जाते हैं कभी कभार। और जो इस दफ़ा अगर डेबिट बैलेंस आ गया तो सबसे आखिर के अंदर उसको हम क्रेडिट पे लिखेंगे, सबसे आखिर में हम क्रेडिट में लिखेंगे उसको। बैलेंस कैरेट डाउन, और फिर दोबारा हम सारी बैलेंस ही अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये तो पहले आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो नॉर्मल बैलेंस है इसका वो यहाँ पर आएगा। ये प्लस माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो ये है, ये कैलकुलेशन बेस करके आएगा। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए सारे, स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स। अभी मैं बैठ के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाल रहा हूँ भाई, जो 8-9 बजे मुझे अब्दुल्ला ने भेज दिया है नाम, तो आपको इंशाल्लाह ताला बता दिया जाएगा। वैसे अब हो सकता है कि हम सैटरडे को 1.5-2 घंटे की क्लास रखते हैं, लेकिन यार एक दिन से होगा कुछ नहीं, इसलिए मैं कुछ और चाह रहा हूँ। रेगुलर डेज में जो मेरे फ्री पीरियड है उसमें आपके फ्री पीरियड मैच हो तो ज़्यादा बेहतर है। देखता हूँ जो भी हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक ये जो गलत चीज़ आ गई है ना यार, कि ऑनलाइन क्लास के अंदर आप में से 50% लोग, और वो भी वही लोग जिन लोगों को ऑलरेडी अकाउंटिंग अच्छी है, वो मौजूद होते हैं, और ये अब्दुल्ला का जो पूरा बैच है ये गायब होता है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। जैसे देखिए ना, अब्दुल्ला, हसनैन दोबारा आ गया है, चलो शुक्र है ना, हसनैन को तो मैं क्लास लेता हसनैन की। और नए स्टूडेंट भी बहुत अच्छा साइन है कि नए स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, अभी मौजूद हैं और हिम्मत कर रहे हैं वो सीखने की, तो इंशाल्लाह ताला हम क्लास रखेंगे अभी। और ताहा सिद्दीकी हैं अभी, क्या ताहा सिद्दीकी पहले नहीं थे, अभी आए हैं। अब्दुल्ला तो गायब हैं। चले जी, मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहा हूँ परचेज लेजर का, जिस तरह मैंने कल बोर्ड पे जब आप थोड़ा सा बताएंगे तो शुक्र हो जाएगा। सवाल मेरे साथ साथ लिखिए आप। PLCA brought down 45,000.
PLCA brought down 5,000. PLCA carried down 3,000. चेंज कर दिया था तो PLCA carried down कोई सवाल कर रहा है? हाँ बेटा अहमद मुनीर, अभी एक्स्ट्रा क्लास की आज फाइनल टाइमिंग पे भी होगी। तो था ये नाम मेरे पास ही इनके बाद रह गए थे अब्दुल्ला मकसूद के पास, तो मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आपको जो है वो बता दिया जाएगा। बस एक नॉर्मल बैलेंस PLCA कैरेट डाउन। कुछ भी कॉल डेप्यूटी होता है। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड या क्रेडिट नोट रिसीव, सबका मतलब एक ही होता है। Check paid to supplier $10,000, purchase return 1,000, discount received 500, cash refund from supplier $5,000, बस। हाँ interest charged to supplier $500, बस। अब आपने निकालना है रिक्वायर्ड प्रीपेयर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना। इसमें मजे की बात यह है कि मैंने क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है इसमें, इसका मतलब हुआ कि आपको बैलेंसिंग फिगर से क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करनी है। ऐसा भी हो सकता है क्रेडिट परचेज दी होगी, पेमेंट टू सप्लायर मिसिंग कर देता, ये आपने फाइंड करना है। तो कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं।
जी सर, कर सकते हैं।
हाँ भाईजान, हो गया जो मैंने आपको होमवर्क दिया, क्लास वर्क दिया था। हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो। मुझे किसी ने कहा था कि इसकी स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैंने स्क्रॉल करके ऊपर कर दिया था। क्वेश्चन मेरा ये है, आवाज़ आ रही है मेरी? क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, लेकिन अब आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन भी दिया हुआ है और बैलेंस कैरेट डाउन भी दिया हुआ है। ये तो माइनर बैलेंस अलग हो जाएगा। तो अब आपको क्या चीज़ मिसिंग है, गौर करें। क्रेडिट परचेज मिसिंग है, तो क्रेडिट परचेज फाइंड करेंगे बैलेंसिंग फिगर से। ये आप मुझे करके दिखाएंगे, ज़रा व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे इसकी पिक्चर वगैरह जो भी है। ठीक है बच्चों? चलो भाई, क्लास फिर ओवर करते हैं। बात तो हमारी पूरी हो गई। अल्लाह हाफिज़। किसी को कुछ पूछना है? चलो।